नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। 9 बच्चों की मौत के जिम्मेदार कौन? 5 जिम्मेदार सवाल खड़े होते हैं कई इस हादसे के बाद भी। मध्य प्रदेश के सागर में यह हादसा हुआ था। आपको बताते हैं ये पूरा मामला, जिसमें 9 बच्चों की जान चली गई थी। जब हादसा हुआ तो कार्रवाई भी शुरू हुई, निलंबन, ट्रांसफर, गैर इरादतन हत्या का केस और भी बहुत कुछ। लेकिन इससे क्या भविष्य में ऐसी चीजें रुक जाएंगी? सिस्टम और लोग ऐसी लापरवाहियां छोड़ देंगे? कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि सबक लेने की हमारी कभी आदत ही नहीं रही। ऐसे में आज हम सागर हादसे पर बात करते हुए कुछ उन सवालों पर भी बात करेंगे जिनका जवाब बेहद जरूरी है। उन जिम्मेदार लोगों पर बात करेंगे जिनकी गलती से 9 मासूमों की जान चली गई। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हम अपना फ़ोन नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अपनी राय आप हमसे साझा कर सकते हैं। ऐसे हादसों पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हाथरस में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद सोचा समझा यही जा रहा था कि आगे शायद ऐसे मामलों में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होगा तो पूरी एहतियात बरती जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस हादसे तो लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी पर हमसे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे कुछ सहयोगी ने भी अलग अलग जगहों पर जायजा लिया था। जिस जगह पर ये हादसा हुआ था वहां का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया था। ये देखते हैं एक रिपोर्ट। सागर जिले के शाहपुर नगर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा के दौरान ये जो टेंट का पंडाल है उस पर जर्जर भवन की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका सागर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। हादसा का कारण ये है कि ये जो जर्जर मकान है उसके बाजू में ये टेंट लगा था और शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे बैठकर शिवलिंग निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान जो ये जर्जर मकान की दीवार है, अचानक से वो टेंट पर गिर गई और बच्चे इसमें दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुविधा न होने से जो बच्चों को बचाया जा सकता था उनने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर सागर रेंज के आईजी कलेक्टर दीपक आर्य सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जो मृतकों के परिजन हैं इस घटना में जिनके परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई, उनके लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं घटना में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए। आप पीछे हमारे देख सकते हैं किस तरह से जो ये जर्जर मकान है इसकी दीवार गिरी थी। बाद में प्रशासन ने इसे जेसीबी से पूरी तरह ढा दिया है। इस घटना के बाद पूरे शाहपुर नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है और अब यही देखना होगा कि घटना के बाद जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। रचित दुबे, एनडीटीवी, सागर। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं एमपी, और सचिदानंद शेकटकर हैं हमारे साथ, पूर्व उपायुक्त हैं जबलपुर नगर निगम। नवीन कुमार भटनागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, और डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सीएमएचओ भोपाल से। तो लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा सीधा पहला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व डीजी हैं एमपी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो जिम्मेदारी होती तो बहुत से विभागों पर है, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो जो ऑर्गेनाइज किया जाता है जब ऐसा कोई भी आयोजन, तो सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि जितनी भीड़ वहां पर जुटेगी उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम वहां पर किए जाए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और राज्य शासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए और बहुत सारे अधिकारियों को स्थानांतरित किया है, उनके पास कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के परिणामों पे ही समझ में आएगा कि तो जो हुई है वो हुई है, लेकिन 9 बच्चों की लापरवाही से जान तो चली गई ना। सवाल ये खड़ा होता है कि जो तेजी अब दिखाई है हादसे के बाद, वो तेजी शायद पहले दिखाई देती तो 9 बच्चों की ऐसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। 9 परिवार अपने बच्चों के बिना आज जिस तरीके से मातम मना रहे हैं, ये तस्वीर नहीं होती। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत गलत है।
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों के परिवारों को, उनकी बच्चों को आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके परिवार को अच्छा रखे, जो भी सांत्वना हो उनको डॉक्टर होना चाहिए। शैलेंद्र जी, मेरा शासन ने सवाल, अपना कर्तव्य संवेदनाएं निभाया सभी है की हैं उन परिवारों और से, अस्पताल में 2 चिंता लोग और भर्ती। दुख भी सभी जता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे विभाग से जुड़ा हुआ था, आप बाकी सब बात कर रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। नवीन जी, एनडीआरएफ पूर्व डीआईजी हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जो जिम्मेदारी बनती है कि पहले अक्सर बरसात शुरू होने से पहले कई बार इस तरीके की इमारतों का पूरा निगम के अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी होती है, जो भी पुरानी जर्जर इमारतें होती हैं, मकान होते हैं, उनका बाकायदा एक सर्वे किया जाता है, उनको खाली कराया जाता है, उनके नज़दीक जाने पर मनाही होती है। ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। एक पुराना मकान जिसकी वजह से जो लापरवाही की गई, उसका खामियाजा उन 9 बच्चों को जान देकर चुकाना पड़ा। आदेश हैं मध्य प्रदेश शासन के भी हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड के भी हैं और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि बरसात से पहले सारी बिल्डिंग का सर्वे होना चाहिए जनवरी में। हर एक को पता है कि जून में बारिश का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो जनवरी से सर्वे करना चाहिए था और जो भी जर्जर इमारत हैं उनको डिमार्क करना चाहिए था और अगर बहुत बुरी कंडीशन में है तो उनको गिरा देना चाहिए था। और इसके अलावा दूसरा एक एसओपी होता है, जब कभी कोई ऐसी परमिशन दी जाती है धार्मिक आयोजन की या पब्लिक गैदरिंग की, तो उसके मुताबिक जो है वहां पर देखना चाहिए कि वो स्थान सेफ है या नहीं है। अगर अनसेफ है तो वहां परमिशन नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर धार्मिक कार्य करना जरूरी है तो वहां पर इसको बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए था। और आजकल पैच आ रहे हैं, ऐसे जिंक पैच आ रहे हैं और आपका स्टील पैच आ रहे हैं, वो लगा के उसको दोबारा से सीमेंटिंग करके मजबूत किया जा सकता है। तो इसके लिए विल पावर होनी चाहिए। नगर पालिका के पास पैसा होता है, नगर पंचायत के पास पैसा होता है, अगर वो मकान वाला नहीं करा सकता तो वो लोग भी करा सकते हैं और उसका हर्जाना मकान वाले से ले सकते हैं। तो इसके अंदर बताइए, बिना बात के लिए जान गई है ये। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ये देखकर कि ये जान बचाई जा सकती थी अगर हम लोग आदेश का, शासन आदेश का पालन करते। जिन लोगों ने नहीं किया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कई समय में इसके ऊपर जरूर परमिशन देने से पहले एसडीएम या एसडीओपी या जो भी कलेक्टर और एसपी हैं, इनको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी परमिशन बगैर देखे ना करें। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग कोई ग्राउंड में जाते नहीं है, बस ऐसी आई परमिशन। बिल्कुल, शायद खाना पूर्ति और लापरवाही का ही ये नतीजा है कि जब जिम्मेदारी, जो काम की जिम्मेदारी दी गई है वो काम वक्त पर नहीं होता है, एक दूसरे पर बात को ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ भोपाल से। डॉक्टर प्रभाकर, आप ये बताइए कि जब बच्चों को, जो घायल बच्चे हैं, अगर उन्हें वक्त पर शायद इलाज मिल जाता तो कुछ बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर वहां से नदारद था, वो कहाँ गायब था? इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर प्रभाकर, मेरा सवाल आपसे, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? डॉक्टर प्रभाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? डॉक्टर प्रभाकर को आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। एक अहम जरूरी सवाल उनसे पूछा गया था। डॉक्टर शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, इसकी जिम्मेदारी आप, अब हम सुन रहे हैं तमाम उन अफसरों को जो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। इन 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, एकदम से ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये तो पूरी व्यवस्था का है और राज्य शासन ने, इसीलिए हम एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और राज्य शासन ने कठोरतम निर्णय लिया और तुरंत एक्ट किया। और ये हो सकता है कोई कहे कि कलेक्टर होना चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, एसपी नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य शासन
डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस पे चलती है और राज शासन इस घटना के थ्रू पूरे स्टेट को मैसेज देती है। हर एसपी, कलेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स को और नगर निगम के अधिकारियों को और मेडिकल सर्विसेज के अधिकारियों को राज शासन ने एक संदेश दिया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और आप ये देख लीजिए हम इतना कठोर कदम उठाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, इससे भरपाई हो जाएगी? आप कह रहे हैं इससे हो जाएगा? ये पहला हादसा नहीं है कि जब जिसके बाद ऐसे ट्रांसफर ना हुए हो, तबादले ना हुए हो, सख्त एक्शन ना लिया गया हो, लेकिन उसके बाद भी हुआ ना। इससे पहले हाथरस का मामला अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, जहां पर 121 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उसके बाद भी बहुत सख्ती हुई थी, उसके बाद फिर से ये तस्वीर। क्या आप मानते हैं अब इसके? आप बार बार यही कह रहे हैं कि सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन आप बताइए क्या इसके बाद हालात बदलेंगे? कहीं और भी सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है उन तमाम विभागों में शायद जहां पर पहले से नींद से जागा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। देखिए, संदेश देने की कोशिश नहीं की गई, संदेश दिया गया है और जरूर इसका असर होगा और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी पूरा स्टेट अब कल के बाद से इतना सतर्क हो गया है, हो जाएगा, एक्टिव दिखेगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में एक मॉनिटरिंग सेल होती है, एसीएस होम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, डीजी होते हैं, स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। जब चीफ मिनिस्टर खुद एक्शन में हैं तो बाकी कोई लिथार्जी नहीं दिखा सकता। जो हुआ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उसके लिए राज शासन कार्रवाई कर रही है, जिसकी जिम्मेदारियां हैं उनकी निर्धारित की जा रही हैं और ऐसा नहीं है हादसा टाला जा सकता है। जैसे हमारे एनडीआरएफ के अफसर हैं, हाँ। बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी चीज कही है। इन्होंने किसी को कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है कि क्या व्यवस्था होती है, कैसे हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर प्रभाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? डॉक्टर प्रभाकर, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर प्रभाकर, सीधा सीधा सवाल। प्रभाकर जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज थोड़ी कम, आवाज थोड़ी मैं थोड़ा आवाज की पिच में बढ़ाती हूँ अपना वॉल्यूम। डॉक्टर प्रभाकर, सवाल आपसे ये, जब 9 उन बच्चों को, घायल बच्चों को इलाज की जरूरत थी तो स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर कहां गायब था जिसको वहां पर उस वक्त ड्यूटी पर होना चाहिए था? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय जब 24/7 सब जगह के लिए अलर्ट है तो जो डॉक्टर है उसको अपनी जगह पे होना चाहिए था और उसके ना होने के कारण ही इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है। और आपने देखा होगा कि सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया। और जब अभी से नहीं, अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है, जून के महीने से सारी की सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि सभी जो स्टाफ है उसको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए और अपने समय से उनको अपने अस्पताल में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर वो नहीं था, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और डॉक्टर प्रभाकर, आप कह रहे हैं जून से ये गाइडलाइंस जारी थी, जून से ये गाइडलाइंस जारी थी। जब गाइडलाइंस जारी थी तो क्या ये जांचा गया? हम अक्सर खबरें दिखाते हैं बहुत से स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई डॉक्टर नहीं होता है, जहां कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए, वहां नर्सों के भरोसे पूरा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा होता है। आप कह रहे हैं जून से गाइडलाइंस जारी थी, तो क्या ये जांचा गया कि हर स्वास्थ्य केंद्र में जिस डॉक्टर की नियुक्ति है वो वहां ड्यूटी पर है? चलिए, इसमें नहीं था, लेकिन क्या अब ये कोशिश की गई है कि जो बाकी के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर ये जांचा जाए कि डॉक्टर की ड्यूटी लगी है तो क्या वो ड्यूटी पर पहुंच रहा है? अब ये एक्शन लिया गया है, ये कोशिश की गई है? नहीं, अभी जो एक्शन लिया गया है वो तो दंडात्मक कार्रवाई है, पर आप जैसा जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से हमेशा से ये गाइडलाइंस उपलब्ध हैं कि डॉक्टर को हेडक्वार्टर पर रहना चाहिए और इसको इंश्योर करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, चाहे वो सीएमएचओ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, उनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि दे मस्ट इंश्योर दैट जैसा बरसात का मौसम चल रहा है, इमरजेंसी मेडिसिन वहां पर हो। इस समय गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस हो सकते हैं, इसलिए उसके लिए दवाइयां वहां पर हो। यहाँ तक कि एंटी स्नेक वीनम अवेलेबल होने के इंस्ट्रक्शंस बरसात शुरू होने के पहले दिए गए थे। तो निश्चित तौर पर जो आपने बात कही और बड़ी ही दुखद बात है कि अगर उनको वहां पे लाया गया और कोई नहीं था, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई घटना होती है तो जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे भी कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। सचिदानंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही, तो मेरा आपसे सवाल ये है, देखिए मेरा हर किसी से यही सवाल है, अपने हर मेहमान से यही सवाल है कि आप सभी बात उसी को दोहरा रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया गया है उस डॉक्टर के खिलाफ, वहां पर जो आयोजनकर्ता थे उनके खिलाफ, और तमाम गाइडलाइंस जारी हैं, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया? सचिदानंद जी, सवाल ये है मेरा
कि आयोजनकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उनको पहले ये चीज़ व्यवस्थित करनी चाहिए थी। अगर हम इतने लोगों का यहाँ पर कुछ ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या अगर कुछ हादसा हो जाता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेने की, तुरंत हादसे में फंसे लोगों को निकालने की कोई वहां पर व्यवस्था है? ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दिया था बिल्कुल भी। देखिए, एक आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है और इस बात को स्वीकार करने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना को लेकर 3-4-5 दिन तक तो उसका वातावरण बना रहता है और उसके बाद जो है उन घटनाओं को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया जाता है और जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी तय किया जाता है, वो उस पर अमल करने की दिशा में जो प्रक्रिया है वो ढीली पड़ जाती है। ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। अगर मान लीजिए सागर में कोई हादसा हुआ है तो उस पर अगर आप लगातार कार्रवाइयाँ नहीं करते रहेंगे तो आप अगर अभी आप ये देखिए कि लोगों की पब्लिक चाहे हो, सबकी इतनी शार्ट मेमोरी होती है कि बड़े बड़े हादसे लोग जो हैं वो हफ्ते 5 दिन में 10 दिन में भुला देते हैं लोग, और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसके लिए सरकार का जितना सतर्क होना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो लोग भी आयोजक हैं उनको हर चीज़ों की और जो है सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भीड़ जोड़ते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए। अभी आप गर्मियों में देखिए, गर्मियों में दम घुटने से लोगों की मौत की वारदातें हुई हैं, तो ये सब वो आयोजकों की भी तो जवाबदारी है। सब चीज़ ठीक है, सरकार को करना चाहिए सरकार की, लेकिन हर चीज में सच्चिदानंद जी मानते हैं ठीक है आयोजकों की जिम्मेदारी है, लेकिन आयोजक इतनी आगे बढ़ तभी पाता है जब उसे पूरा संरक्षण प्राप्त हो, उसे पता हो कि आगे वो जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है बिना किसी परमिशन के, यानी कि उसे पूरा प्रोटेक्शन है, तभी उसकी इतनी हिम्मत है। अगर उसे पता है कि अगर वो नहीं कर सकता है, सख्ती होगी तो वो नहीं करेगा, उसे पता है कि कुछ नहीं होगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब आपकी बात है कि बहुत बड़े आयोजक ऐसे होते हैं जो कानून से, व्यवस्थाओं से ऊपर होते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं वो उनके यहाँ जाके दस्तक देते हैं, उनके यहाँ हाजिरी बजाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी चरण रज लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों का दंभी हो जाना और अपने आप को सारी व्यवस्थाओं से ऊपर जो है मान लेना, ये उनकी एक आदत सी बन चुकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये संरक्षण की भी एक बात कही जा सकती है कि क्यों आखिर इतने बेखौफ होकर इस तरीके के आयोजन करते हैं आयोजनकर्ता, क्यों उनके डर मन में, जहन में कोई खौफ, कोई डर नहीं होता है। डॉक्टर प्रभाकर, अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। आपने बताया कि ठीक है, अब जो डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी पर था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है अगर वो ड्यूटी पर नहीं था, क्या आगे अब इस तरफ सख्ती की जाएगी कि तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में जहां पर हर वक्त ड्यूटी पर एक डॉक्टर तैनात होना चाहिए, जहां पर हर वक्त उसको अपनी ड्यूटी जो भी उसकी ड्यूटी लगी है, जितने भी घंटे की लगी है, ये चेक किया जाएगा आगे आने वाले वक्त में कि क्या अपनी ड्यूटी पर्याप्त तरीके से डॉक्टर कर रहे हैं या नहीं? देखिए, जहां तक डॉक्टरों की उपलब्धता और ड्यूटी की बात है, ना केवल डॉक्टर, उसके साथ में पैरामेडिकल स्टाफ और जो एंसिलरी स्टाफ है, क्योंकि अस्पताल में ये सारे उसके काम करने के लिए जरूरी है, वो सब समय पर उपलब्ध रहें। जिस समय पर अस्पताल खुलता है उस समय अस्पताल में उपलब्ध रहें, और इवन जब अस्पताल बंद रहता है तो जैसा आप जानते हैं बरसात का मौसम इमरजेंसी का मौसम होता है, कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उनकी सर्विसेज ली जा सके। और ये अभी का नहीं, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको रिट्रीट किया जाता रहा है और इंस्पेक्शन के दौरान इस पर कार्रवाई की जाती रही है। और आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जिले या प्रदेश की बात करें तो मुख्यालय पर न रहने के कारण भी लोगों पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो पहली चीज तो यह है कि
जो भी कर्मचारी या अधिकारी है उसको उस एरिया की, अपने इंस्टीट्यूशन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ऑनरशिप लेनी चाहिए। दंडात्मक कार्यवाही सेकेंडरी चीज है। पहला जो प्रयास हमेशा से रहता है, हर एक जान, हर एक माल कीमती है और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और कभी भी कोई भी जान माल का नुकसान ना हो, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जी, सच्चिदानंद जी, बरसात में पानी इतना ज़्यादा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही, इतने हादसे हो रहे हैं, अगर हम बात करें इस इलाके की, क्योंकि कहा यह जा रहा है निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कि सर्वे किया गया था, मुआयना किया गया था, लेकिन वो सर्वे और मुआयना किस तरीके से किया गया था ये साफ है। जब जर्जर इमारतें हैं, कुछ को चिन्हित किया गया और कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 9 बच्चों की जान चली गई। यानी कि आप मानते हैं साफ तौर पर यहाँ पर निगम की भी एक बड़ी लापरवाही है, जिस तरीके से उन तमाम इमारतों को सील कर देना चाहिए था, उनको खाली करा देना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हुआ। जी देखिए कि ये जो जर्जर भवन हैं, जर्जर इमारतें हैं, जर्जर मकान हैं, ये एक स्थायी व्यवस्था होती है, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरीय निकाय हो, कि वर्षा के पूर्व उनको पूरे शहर में ऐसे सभी भवनों को चिन्हित कर लेना चाहिए, उन्हें नोटिस भी दे देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो जर्जर हैं उनको गिराने की कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत संभव नहीं हो पाता है और उसके कुछ कारण भी हैं। देखिए, जर्जर भवन 2 प्रकार के, एक जर्जर भवन वो हैं जिसमें कि किराएदार लोग रहते हैं। वो किराएदार लोग जो है जर्जर भवन में रहना, उसमें मरना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन खाली करना नहीं चाहते। और मकान मालिक जो है वो जर्जर भवनों की मरम्मत नहीं कराता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये खाली करके चले जाएं। एक परिस्थिति ये भी है, और ये बड़ी विषम परिस्थिति है। और दूसरी चीज़ जो है कि ये जो भवन स्वामी हैं, ये कभी इस बात का प्रयास नहीं करते हैं कि नगर निगम ने अगर उनको कोई नोटिस दिया है तो उसके प्रति वो थोड़ी अपनी भी तो जवाबदेही जो है वो निभाएं, जाएं और पूछें, और जो कुछ भी चाहा जा रहा है उस भवन को कि भाई अच्छा, क्योंकि कई भवन मालिक तो अपने भवन, उस जर्जर भवन में तो रहते ही नहीं है, तो उनको कोई चिंता नहीं रहती कि उनके भवन में कोई गिरेगा, कोई मरेगा, कुछ भी होगा। तो ये भी एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। और आप ये देखिए कि आज शासन ने ये नियम बना दिया है कि नर्मदा के किनारे 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस नियम का लोग पालन करने तैयार नहीं हैं, और आज भी लोग बेधड़क होकर जो है नर्मदा के किनारे जो है या नदियों के किनारे बिल्कुल सट के निर्माण कराते हैं। और जब नर्मदा नदियों का प्रवाह बढ़ता है तो फिर आप ये देखिए कि वो प्रवाह जो है किसी को नहीं बख्शता है। आप तो ये छोटे छोटे मकान है, बड़े बड़े भवन अपन लोगों ने धराशायी होते देखे हुए हैं। तो ये भी तो अब चाहे शासन है वो सख्ती से पालन कराए कि हमको नदियों के किनारे, जब आपने नियम बना दिया कि 300 मीटर के दायरे में कोई भवन नहीं रहेगा। जी, तो नवीन जी आप मानते हैं क्या, नवीन जी आप मानते हैं कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है? जो सख्ती होगी तभी शायद इस तरीके के मामलों में लगाम लग पाएगी। जब सख्ती होगी, हर विभाग उतनी ईमानदारी से अपना काम करेगा जितनी ईमानदारी से उसको करना चाहिए। जो लापरवाही इस तरीके के मामलों में अभी देखी गई, वो लापरवाही नहीं होगी अगर सख्ती होगी तो। बिल्कुल, इस बारे में मेरा तो खैर कई सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम हैंडल करते रहते हैं। तो वहां हमने देखा है कि जहां भी ये शासन की तरफ से ढिलाई होती है, वहां ऐसे हादसे जरूर होते हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हुआ, एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? यहाँ पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं थी? यहाँ पर जो है आपका जो है बाकी एसडीआरएफ क्यों नहीं थी? जब भी कभी ऐसे आयोजन है या होते हैं, मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अगर मेरी बात चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, ऐसे आयोजन के अंदर एम्बुलेंस जरूर चाहिए, आपका जो है फायर ब्रिगेड जरूर चाहिए, एसडीआरएफ जरूर चाहिए, और इसके अलावा इससे पहले उस एरिया का सर्वे जरूर होना चाहिए। अदरवाइज इस प्रकार से लोग मरते रहेंगे, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इसका कोई नतीजा नहीं है। आपने कंपनसेशन दे दिया तो क्या हुआ उससे? 2 लाख 3 लाख से क्या होने जा रहा है? क्या उन बच्चों को की वापसी हो जाएगी?
किसी के एक ही बच्चा है, वो क्या दोबारा हो पाएगा? तो वही कहने का मतलब है, ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ी होती है, इतना इसको मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है। मैं एनडीआरएफ से हूं, तो ये दर्द मुझे पता है क्या होता है दर्द। नवीन जी, लोगों आप को कह रहे हैं कि पीछे- आपने ऐसे बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जगहों में ऐसी लापरवाही आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा देखी है। जी, गवर्नमेंट नहीं सुधरती भाई। मैंने एक नहीं, मेरे ख्याल से आप मेरे यूट्यूब देखो, हर चैनल पे मैंने बोला है, लेकिन बस कुछ नहीं। अभी जैसे हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी होगा कुछ दिन, 10-15 दिन खत्म, उसके बाद सारे लोग भूल जाएंगे, फिर कोई आयोजन होगा, फिर वही वहां शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए, इसीलिए मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूं इस बारे में, अगर मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपने फायदा नहीं उठाया, तो इसी प्रकार से प्रॉब्लम आपकी भी जो रेपुटेशन है खत्म हो जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप इसके ऊपर ध्यान दें, और सख्ती जरूरी है, नियमों का पूरा पालन करें। और इसके अलावा जो है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, आपका तत्परता है, विभागीय जो आपके अधिकारी हैं उनको फील्ड में लगाइए। वो केवल ऑफिस में बैठ के अपनी फाइलें चेक करते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। जी, तो ऐसे केवल- एसएचओ क्या करता है, उस एरिया का एसएचओ क्या करता है? क्यों नहीं वो एसडीओपी क्या करता है? क्यों नहीं वो फील्ड में जाते हैं? तो अगर केवल वो ऑफिस रहते, में बैठकर फाइलें वहाँ चेक अगर- करने से बेहतर है कि मैदान में निकला जाए और तमाम जो ड्यूटी है हाँ। उनकी उसको काम किया जाए। जी। हमारी भी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि जहां पर खामी रही, जिन पर सवाल खड़े होते हैं, वो अपनी ड्यूटी से आखिर उस वक्त नदारद क्यों रहे, और उन पर अब सख्ती के बाद क्या इस बात पर भरोसा किया जाए कि आगे अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे ये लापरवाही नहीं होगी। बहरहाल डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर सचिदानंद जी और हमारे साथ पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत बातचीत के लिए, प्रभाकर जी और नवीन कुमार जी हमसे बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।